गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखा था। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है वो विभक्तिकार डी पर निर्भर करती है। यदि द्विघात समीकरण में विभक्तिकार डी का मान 0 से बड़ा है, अर्थात विभक्तिकार डी इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते थे। दूसरी कंडीशंस थी कि यदि द्विघात समीकरण के विभक्तिकार d इक्वल टू 0 है, यानी d का मान 0 आता था, तो मूलों की प्रकृति होती थी वास्तविक एवं बराबर। और तीसरी जो कंडीशंस थी कि यदि विभक्तिकार d इज़ लेस देन 0 आता है, अर्थात 0 से कम आता है, माइनस में आता है, तो उस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते थे, यानी ऐसे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता था। तो मूलों की प्रकृति d विभक्तिकार d के ऊपर निर्भर करती है। यदि d इज़ ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि d का मान 0 से बड़ा आता है, तो मूल होते हैं वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते थे। और दूसरी कंडीशन जो निकल के आती थी वो आती थी d इक्वल टू 0। यदि d का मान 0 होता था तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आती थी, मूल होते थे वास्तविक एवं बराबर होते थे। और तीसरी जो कंडीशन निकल के आती थी वो आई d इज़ लेस देन 0, अर्थात d का मान 0 से भी कम है, तो ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होते थे। ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है वो विभक्तिकार d पर निर्भर करती है। यदि विभक्तिकार d इज ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, और यदि d इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक एवं बराबर होते थे। और यदि d इज लेस देन 0, अर्थात मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, काल्पनिक होंगे, आभासी होंगे। तो आज का ये जो वीडियो का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ होगा, और उस द्विघात दिए गए समीकरण से मूलों की प्रकृति भी दी हुई होगी, और इसके साथ साथ हमें k का मान ज्ञात करना होगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। अब की बार द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक हैं और बराबर हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करना है, जिसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है हमारे बोर्ड के अंदर के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है और इसके मूल हमारे पास दिए गए हैं, इनके मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। तो हमें इस द्विघात समीकरण से k का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो हमारे पास यहाँ दिया गया समीकरण है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। जब हम देखते हैं ये वाला द्विघात समीकरण ax स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो पहले समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाना है। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे इसको सॉल्व जो करते हैं तो हम देखते हैं ये हो जाएगा कि x का गुणा हम x से करेंगे तो kx इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस kx का इंटू हम जो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास समीकरण जो दिया है द्विघात समीकरण, इसके मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। तो ये एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि
समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। और मैंने बताया समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर कब होते हैं? जब d = 0 होता है। तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, इसका मतलब d = 0 होगा। और जब d = 0 होगा तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विभक्तिकार d निकालने का सूत्र क्या होता है? d निकालने का सूत्र होता है b² - 4ac। इस सूत्र की सहायता से हम विभक्तिकार निकालते हैं। तो d = b² - 4ac। तो हम देखते हैं कि d = 0 है तो d निकालने का सूत्र हो गया b² - 4ac = 0 हो गया। अब हम समीकरण में देखते हैं कि ax², तो यहाँ a का मान क्या हो गया? a का मान हो गया यहाँ पर k, तो और b का मान हो गया 2k और c का मान हो गया 0। तो b² का मतलब हो जाएगा -2k² -4, a का मान हो गया हमारे पास हाँ k और c का मान हो गया 6 बराबर में आ गया 0। अब हम देखते हैं 2k × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² -6 चौका 24k बराबर में हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दोनों संख्याओं में देखते हैं पक्षांतरण कर लें या कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉमन लेने पर तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 4 और k कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा k माइनस यहाँ हो जाएगा 6 बराबर में आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे? या तो क्या करेंगे हम? 4k = 0 या k - 6 = 0। तो यहाँ जब k बराबर करेंगे 0/4 का मतलब 0 हो जाएगा और यहाँ जब करेंगे तो k = 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि k का मान 2 निकल के आते हैं, k = 0 या k = 6। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के जब हमारे पास मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है तो उस मूलों की प्रकृति के माध्यम से हम उसमें से k का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी का जो उदाहरण नंबर 2 है वो उदाहरण नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है। देखें सेकंड उदाहरण जो हमारे पास लिखा हुआ है वो है k + 4 ब्रैकेट के अंदर x² + k + 1 x + 1 = 0। ये भी हमारा पास एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया ax², तो a का मान हो गया k + 4 प्लस bx, b का मान हो गया k + 1 और प्लस c और c का मान हो गया 1। और समीकरण के मूल हमारे पास ही हैं तो क्या करना है? चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। और जब समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं तो इसका मतलब वास्तविक बराबर होते हैं तो d बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसलिए d = 0 होगा। और जब d = 0 हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा, इसलिए b² - 4ac बराबर में हो जाएगा 0। b का मान हम जमाते हैं तो b का मान यहाँ देखते हैं, b का मान हो गया k + 1 क्योंकि a हो गया ax² bx + c = 0। तो यहाँ देखते हैं हम b का मान हो गया हमारे पास k + 1 का होल स्क्वायर -4, a का मान हो गया हमारे पास k + 4 और c का मान हो गया 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये हमारा है k + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर से खोलते हैं तो a + b का होल स्क्वायर खुल जाता है हमारा a² + 2ab + b²। तो जब एक k + 1 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये खुलेगा k² + 2k + 1 माइनस
यहाँ इनका इंटू करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4k और -16 बराबर में हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या निकल के आता है, kx² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 बराबर 0 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ गया भाई k² प्लस का 2k है माइनस का 4k है, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 2k। आगे देखते हैं प्लस का 1 और माइनस का 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ ये निकल के आया k² माइनस 2k माइनस 15 है बराबर 0। अब हम इस समीकरण से हम k का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें आपको बताया हम अन्य क्या है 15, तो हम ऐसा संख्या ढूंढेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर आना चाहिए 15 और घटाने या जोड़ने पर कैसे भी करने पर हमारे पास 2 आना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं खंड हो जाते हैं, यहाँ पे 5 और 3, 5 इंटू 3, 5 का इंटू जब 3 से करेंगे तो हमारे पास संग निकल के आ जाएगा 15 और 5 उनमें से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पे 2। तो हम यहाँ देखते हैं k² माइनस 5 माइनस 3 या k माइनस 15 बराबर 0। तो यह निकल के आ गया k² माइनस 5k, ये हो जाएगा प्लस k, क्योंकि ब्रैकेट से पहले जब माइनस का चिन्ह होता है तो जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो उसके अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। तो प्लस 3k हो गया माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, और इसमें से जब कॉमन लेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा k, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 5 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से भी k माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं कि k माइनस 5 भी आ गया और k प्लस 3 भी आ गया। तो अब आपको पता है सिस्टम वही आगे बढ़ाते हुए या तो क्या हो जाएगा k माइनस 5 बराबर 0 या k प्लस 3 बराबर 0। अब हम यहाँ देखते हैं k बराबर हो जाएगा प्लस का 5 और k बराबर हो जाएगा माइनस का 3। तो इस तरह से हमारे पास k के 2 मान निकल कर आते हैं, प्लस का 5 और माइनस का 3। तो जब हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया गया है और उस द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमारे पास उसके मूलों की प्रकृति भी दी गई है तो उसमें से हम k का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या आएगा भाई, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ अब की बार मूलों की प्रकृति दी थी मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। जब हम अगला क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ मूलों की प्रकृति बदल के कंडीशन नंबर सेकंड वाली हो जाएगी, यानी मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं बराबर की जगह कर देंगे वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, इसके मूल वास्तविक एवं बराबर की जगह पर हो जाएगा मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं। अब की बार हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक के साथ साथ भिन्न भिन्न होंगे। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में देखते हैं भाई। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया kx² प्लस 2x प्लस 1, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यह एक हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब की बार इसमें हमें द्विघात समीकरण के
जो मूलों की प्रकृति दी है वो दी है मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं। अब की बार मूलों की प्रकृति दी है वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। तो आपको क्या करना है, इसको आगे सॉल्यूशन देखना है, इसका जो हल देखना है तो आपको लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल कैसे हैं भाई, समीकरण के मूल दिए हुए हैं हमारे पास वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं। समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले यही चीज़ ध्यान रखनी है कि मूलों की प्रकृति कैसी दी हुई है, वास्तविक एवं बराबर दिया है या वास्तविक एवं भिन्न भिन्न दिया है या मूल उसके वास्तविक नहीं हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब मूल वास्तविक एवं बराबर दिए होते हैं तो d बराबर 0 होता है, और जब मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न दिए गए हैं तो d इज ग्रेटर देन 0 होता है, और जब मूल वास्तविक नहीं तो ऐसी कंडीशन में जो विभक्तिकार d होता है वो लेस देन 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं समीकरण के मूल कैसे वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं, और जब मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या कंडीशन निकल के आती है, d इज ग्रेटर देन 0 आता है। जब d इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो d निकालने का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ देखते हैं b का मान क्या है, जब हम समीकरण को देखते हैं तो a एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया a, ये a का मान हो गया a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये मान है वो b का हो गया बी एक्स प्लस सी, और ये माना है वो c का हो गया। तो हम देखते हैं इस वाले समीकरण में b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया k, और c का मान क्या हो गया 1, और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये 4k हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर हम थोड़ा पक्षांतरण यदि करते हैं तो जब पक्षांतरण की कंडीशन निकल के आती है तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4k ग्रेटर देन 4, इधर से इधर पहुँच जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 4। आपको पता है जब हम k बराबर करेंगे k ग्रेटर देन तो माइनस के 4 बटे में हो जाएगा माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये निकल आएगा k इज ग्रेटर देन 1, अर्थात यहाँ निकल के आया k इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो k का मान है वो 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कन्फर्म है कि जो k का मान है वो निश्चित रूप से 1 से अधिक होगा, 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ ये कंडीशन नंबर 2 थी। इससे पहले क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति दी थी वास्तविक एवं बराबर, लेकिन इस क्वेश्चन में जो मूलों की प्रकृति दी गई है वो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कंडीशन नंबर 3, उसमें क्या है कि मूलों की प्रकृति है वो क्या होगी, मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूल काल्पनिक होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे सवाल में भैया, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है और उसके मूल वास्तविक नहीं है। अब की बार हम देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक नहीं हैं। तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल्स लिया हमने भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया है
वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 बराबर 0। तो हम यहाँ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में जो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है वो है इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं। जब मूल वास्तविक नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में k का मान क्या आएगा, तो यहाँ करेंगे चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक नहीं हैं। जब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं तो d बराबर क्या होगा बताओ, इसलिए ये हो जाएगा d इज लेस देन 0। तो d का मान 0 से कम हो जाएगा। जब d का मान 0 से कम हो जाएगा तो d निकालने का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ हम देखते हैं b क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ था, 1 मान सकते हैं हम। तो a का मान तो हो गया 1, ये bx, ये b का मान हो गया 5, और ये पद अचर पद ये हो गया c, तो c का मान हो गया 16। तो यहाँ देखते हैं b स्क्वायर, b का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया इस एग्जाम्पल्स को हमने लिया था, इसमें k नहीं लिखा था, ये हो जाएगा प्लस का 5kx। तो यहाँ b का मान हो गया 5k, b का मान हो गया 5k। तो हम देखते हैं b स्क्वायर, जब हम मान जमाते हैं b स्क्वायर की जगह पे तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर हो गया 1 और c के स्थान पर हो गया 16 इज लेस देन 0। तो जब इसको आगे बढ़ाते हैं 5k स्क्वायर करते तो ये हो जाएगा 25kx स्क्वायर माइनस हो जाएगा 64 इज लेस देन हो जाएगा 0। अब हम यहाँ देखते हैं पक्षांतरण करते हैं, तो हम यहाँ थोड़ा सा पक्षांतरण करके देखते हैं। पक्षांतरण करने पर जब इसका पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज लेस देन 64 को इधर से इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 64, और जब ये प्लस में हो गया तो यहाँ जब k स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर इज लेस देन तो 64 और बटे में आ जाएगा 25, और जब केवल k बराबर करेंगे k इज लेस देन, जैसे ही हम स्क्वायर को हटाएंगे प्लस माइनस के चिन्ह लग जाएंगे और 64 बटे 25 पर आ जाएगा रूट का चिन्ह। तो यहाँ हो जाएगा k इज लेस देन प्लस माइनस 64 का हो जाएगा 8 और 25 का हो जाएगा 5। तो यहाँ हम देखते हैं k का मान निकल के आया प्लस माइनस 5/8 से कम, अर्थात जो k का मान होगा वो 5/8 से कम आएगा, वो चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति दी गई हो तो उसके माध्यम से द्विघात समीकरण के k का मान ज्ञात करना सीखा था। जब हम इससे नेक्स्ट जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वो प्रश्नावली आएगी आपको व्यंजकों का लयसय तथा मैसय ज्ञात करना।
अगली जो एक्सरसाइज है हमारी 3.6, उसमें क्या करना है आपको, व्यंजक दिए गए होंगे और जो व्यंजक या बहुपद दिए हुए होंगे उन बहुपदों का हमें लयसे तथा मैसे ज्ञात करना होगा। लयसे और मैसे व्यंजकों को कैसे ज्ञात करते हैं ये हम बताते हैं। आपके एक क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, निम्न व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लयसे ज्ञात कीजिए। आपको कुछ व्यंजक दिए गए होंगे, उन व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि उनका लयसे हमें ज्ञात करना है। जब दो व्यंजकों का या तीन व्यंजकों का जब हम लयसे ज्ञात करते हैं तो किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ये हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसका एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। 24x² और जो दूसरा व्यंजक ले लेंगे वो ले लेंगे 27x⁴ y⁴ और z⁴ तो हमारे पास दिए गए दो व्यंजक हैं 24x² और दूसरा व्यंजक है 27x⁴ y⁴ हमें इन व्यंजकों का लयसे यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हमें व्यंजकों का लयसे निकालना होता है तो हम उनमें से पहले व्यंजक को ux मान लेते हैं, दूसरे व्यंजक को हम vx मान लेते हैं और यदि तीसरा व्यंजक भी दिया गया हो तो उसको हम wx मान लेते हैं। दोबारा से देखते हैं, तो आपका पहला व्यंजक होगा उसको हम ux मान सकते हैं, दूसरे व्यंजक को हम bx मान लेते हैं और तीसरे व्यंजक को हम wx से व्यंजक प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास दिए गए व्यंजक हैं दो, तो हम क्या करेंगे, पहला व्यंजक तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला व्यंजक है तो ux बराबर, तो पहला व्यंजक है हमारे पास 24x⁴ yz। तो हम इस 24 आपको देखते हैं पहले व्यंजक में केवल एक पद है 24x⁴ yz। तो जब इस व्यंजक को हम खोलते हैं तो हमारा 24 किस तरह से खुलता है, 24 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आता है, इनटू यहाँ x⁴ है, इनटू यहाँ y है और इनटू यहाँ z है। तो हम नेक्स्ट हम खोलते हैं तो 2 2 2 2 3 बार आ रहा है तो 2⁵ गुणा 3 एक बार है, इनटू x⁵ है, y⁵ है और z⁵ भी 1 है। तो इस तरह से हमारा पहले व्यंजक 24x² yz को जब हमने खोला तो वो निकल के आया 2⁵ गुणा 3 गुणा x² गुणा y गुणा z। अब हम बात नेक्स्ट लेते हैं दूसरा व्यंजक। दूसरे व्यंजक को हम bx से प्रदर्शित कर देते हैं। तो दूसरा व्यंजक हो गया हमारे पास 27x⁴ y⁴ और z⁴ जब इस व्यंजक को खोलते हैं तो ये खुल जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 27 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये हो जाएगा x⁴ गुणा यहाँ हो जाएगा y⁴, यहाँ हो जाएगा z⁴। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 3 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 3⁵ गुणा x⁴ गुणा y⁵ गुणा z⁵। इस तरह से हमने दूसरे व्यंजक को खोल दिया। और जब हमें इन व्यंजकों का निकालना है लयसे, जब इन व्यंजकों का लयसे निकालना है तो हम
इसी मैथ की बुक की प्रश्नावली 2 के अंदर लैसे और मैसे को ध्यान से पढ़ चुके हैं। लैसे में हम लोग क्या करते हैं, जो व्यंजक मिल दोनों व्यंजकों में जो पद मिल रहा है उसकी बड़ी पावर काम में लेते हैं और जो नहीं मिलता है शेष पदों को भी हम लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं पहले पद में 2 की घात कितना था 3 और इसमें 2 की घात कितनी है 1 भी नहीं है अर्थात 0 है। तो हम क्या लेते हैं, लैसे निकालने के लिए 2 की घात 3 लेते हैं। तो लैसे बराबर यहाँ 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात है नहीं तो हम ले लेंगे 2 की घात 3 गुणा, यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर हम 3 की घात 1 आ रही है, यहाँ 3 की घात 3 है तो हम लैसे निकालने के लिए बड़ी घात को काम में लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे 3 की घात 3, यहाँ हम देखेंगे x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है तो कौन सी पावर काम में लेंगे, बड़ी पावर लेंगे x की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में y की घात यहाँ 1 है, यहाँ y की घात 2 है तो हमें कौन सी घात काम में लेनी है, x की घात 2 और यहाँ नेक्स्ट अंतिम z की घात 1 है, यहाँ z की घात 2 है तो हमें लेनी है z की घात 2। इस तरह से हम देखते हैं 2 की घात 3 करते हैं तो ये 8 आ जाता है, 3 की घात करते हैं तो ये 27 हो जाता है इंटू x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2। जब हम इसका इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 216 है, x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2। इस तरह से हमने देखा इन व्यंजकों का हमने लैसे निकाला तो लैसे निकल के आया 216 x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप से आगे देखते हैं। भाई साहब 2-3 मिनट लूँगा। घुसपैठ बताओ यार, घुसपैठ तो इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए लैसे के लिए हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करते हैं आपको। उस क्वेश्चन के माध्यम से हम 2 व्यंजकों का लैसे और इजीली वे से निकालना सीखते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है x² माइनस 3x प्लस 2। पहला व्यंजक दिया है हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2 और दूसरा व्यंजक जो दिया हुआ है, दूसरा व्यंजक है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस में दिया हुआ है आपका 6x²। तो 2 व्यंजक हो गए हमारे पास। पहला जो व्यंजक दिया गया था वो था x² माइनस 3x प्लस 2 और दूसरा जो व्यंजक है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x²। अब हम देखते हैं पहले व्यंजक से जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उस व्यंजक से ये व्यंजक थोड़े से भिन्न हैं। क्यों भिन्न हैं? क्योंकि पहले व्यंजक में x² माइनस 3x प्लस 2 के स्थान पर केवल एक ही शब्द था 24x² तो यहाँ इसमें केवल एक पद था, जबकि यहाँ दिए गए व्यंजक में हमारे पास 3 पद हैं। पहला पद है x² माइनस दूसरा पद है 3x और तीसरा पद है 2। तो इसको कैसे हल करते हैं? पहला व्यंजक हमारे पास जो पहला व्यंजक दिया गया है उसको हमने बताया पहले व्यंजक को हम ux से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो पहला जो व्यंजक है हमारे पास x² माइनस 3x नेक्स्ट प्लस 2। तो हम यहाँ देखते हैं पहला व्यंजक हो गया x² माइनस 3x प्लस 2। अब हमने आपको बताया था गुणा करने पर इसके गुणनखंड करते हैं तो गुणा करने पर 2 आना चाहिए, घटाने या जोड़ने पर कैसे भी हमारा बीच वाला स्टेप आना चाहिए। तो इसके खंड हो जाते हैं 2 इंटू 1। जब हम 2 इंटू 1 करते हैं तो 2 हो जाता है और 2 प्लस 1 करते हैं तो हमारा मध्य वाला खंड है 3x वो प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1 बाहर x है प्लस 2। तो जब इसको खोलते हैं x², जब ब्रैकेट से पहले का चिन्ह माइनस होता है, जब ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस x प्लस 2।
इन दोनों में से और इन दोनों में से जब हम कॉमन निकालते हैं तो हमारा x कॉमन निकल कर आता है, तो x माइनस 2, यहाँ से जब कॉमन निकालते हैं तो 1, तो यहाँ भी आ गया x माइनस 2। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा एक ब्रैकेट तैयार हो गया x माइनस 2 का और एक ब्रैकेट तैयार हो गया x माइनस 1 का। तो इस तरह से हमने पहले जो बहुपद था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जब इसको हमने खोला तो ये निकल गया x माइनस 2 x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा जो हमारा बहुपद था, दूसरा जो व्यंजक था उसको देखते हैं। दूसरा व्यंजक, दूसरे व्यंजक को किससे प्रदर्शित करते हैं? Vx से। तो दूसरा व्यंजक है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचनी है कि आपको पहला व्यंजक था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और दूसरा व्यंजक है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। जब हम इस व्यंजक की तरह यदि इस व्यंजक को खोलना चाहें तो ये व्यंजक इस तरह से नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता? कि ये जो हमारा व्यंजक था ये बहुपद था, द्विघात बहुपद, लेकिन हम यहाँ देखते हैं ये बहुपद हमारा एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको आगे बनाने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे कॉमन लेने पर, जब इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के आएगा। तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये एक द्विघात बहुपद आ गया, और द्विघात बहुपद आ गया तो उसको हम इस स्टेप की तरह खोल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं गुणा करने पर 6 आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पर कैसे भी मध्य वाला पद आना चाहिए, यानी कि केवल 1 आना चाहिए। तो यहाँ खंड हम निकालते हैं तो यहाँ खंड हो जाएंगे हमारे पास 3 और 2, क्योंकि 3 इंटू 2 करने पर 6 हो जाएगा और 3 माइनस 2 करने पर हमारा बीच वाला स्टेप 1 आ जाता है। तो हम देखते हैं आगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, यहाँ x माइनस 6। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे स्टेप में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हमारे पास आ ही गया, एक्स स्क्वायर प्लस x का इंटू 3 से हो जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस x का इंटू 2 से हो जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 6। देखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। फिर जब यहाँ से दोनों से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकल के आएगा x, तो x प्लस 3, यहाँ से कॉमन निकल के आएगा माइनस 2, तो x प्लस 3 ब्रैकेट को बंद कर दो, एक्स स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में निकल गया x प्लस 3 और दूसरे में आ गया x माइनस 2। इस तरह से जब हमने दूसरा व्यंजक या दूसरा जब बहुपद खोला तो वो खुल के आया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 x माइनस 2। अब दोनों व्यंजक हमारे खुल के तैयार हो गए। बस हमारा एक अंतिम स्टेप क्या रह गया है? हमारा क्वेश्चन था निम्न व्यंजकों का लसाअ यानी कि LCM ज्ञात करना। तो हमें अब दोनों व्यंजकों का LCM निकालना है, लसाअ निकालना है। तो लसाअ बराबर, लसाअ निकालने के लिए हमने क्या बताया था? पहले दोनों व्यंजकों को ध्यान से देखना है, दोनों व्यंजकों में कौन सा गुणनखंड ओवेनिष्ठ आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे x माइनस 2 x माइनस 2 दोनों व्यंजकों में ओवेनिष्ठ है, किंतु यहाँ देखते हैं ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर है और इसके अंदर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है। तो हम लसाअ जब निकालते हैं तो जो चीज़ मिलती है दोनों व्यंजकों वो भी लेते हैं और जो स्टेप नहीं मिलता है वो भी लिया जाता है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स माइनस 2, अब इसके अंदर बच गया एक्स माइनस 1 और इसके अंदर बच गया एक्स प्लस 3। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में 2 व्यंजकों का या 3 व्यंजकों का लसाअ निकालना सीखा था। कल के वीडियो में हम लोग 2 व्यंजकों के मसाअ ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद।